नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर यहाँ पर आप बाल मनोविज्ञान में 30 में से 20 प्रश्न हल कर देते हैं, तो आपके निश्चित रूप से एग्जाम में 30 में 25 क्वेश्चन जरूर सही होंगे। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्टर किस प्रकार का उपकरण है? जो हमारा प्रोजेक्टर होता है वो किस प्रकार का उपकरण है? श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उपरोक्त सभी। जो प्रोजेक्टर होता है वो हमारे दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्रियां होती हैं। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों की विशेषताएं हैं। जो वंचित बालक होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? चिंता तथा भय मुक्त, आशावाद निराशावादी एवं रूढ़िवादी, निम्न अभिव्यक्ति स्तर या उपरोक्त सभी। जो वंचित बालक होते हैं वो चिंता तथा भय मुक्त होते हैं। उनके अंदर निराशावादिता की जो भावना पाई जाती है, वे रूढ़िवादी होते हैं, किसी भी परिवर्तन का जो है तीव्र विरोध करते हैं। उनके अंदर जो अभिव्यक्ति स्तर होता है वो काफ़ी निम्न होता है। इस प्रकार जो ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये वंचित बालकों में पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 वर्षीय मोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो जो मानसिक आयु हम निकालते हैं तो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। चूंकि यहाँ मानसिक आयु निकालना है तो मानसिक आयु निकालने के लिए हम 75 को 12 से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। तो इस तरह जो 75 को 12 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, और इसको जो 100 से भाग देंगे तो यहाँ जो हमारा 9 शेष बचेगा, और यही जो है मोहन की मानसिक आयु निकलकर सामने आएगी। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिआयामी सिद्धांत। जो बाल मनोविज्ञान में जो त्रिआयामी सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? गिलफोर्ड, अल्फ्रेड विने, स्पीयरमैन या साइमन? मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड के द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो बात पहले से ही की जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? स्मरण के विषय में एक कथन कहा गया है कि जो बात पहले से ही की जा चुकी है उसे स्मरण कराना ही स्मृति है। स्मृति की जो यह परिभाषा है वो किसने दी है? वुडवर्थ ने, जॉनसन ने, थॉर्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने। चूंकि स्मृति के संबंध में यह परिभाषा जो है वो वुडवर्थ द्वारा दी गई है कि जो बात पहले से ही की जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या है। जो बालकों का अंतर्बोध परीक्षण होता है, जिसे CAT के नाम से जाना जाता है, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, इसमें जो प्रयुक्त कार्डों की संख्या है वो कितनी होती है? 10, 15, 13 या 12? CAT में प्रयुक्त कार्डों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, और इन कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, जिन पर जो है जानवरों से संबंधित कहानियां का अंकन होता है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, 10 कार्ड। सामाजीकरण है। सामाजीकरण के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। सामाजीकरण क्या है? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, शिक्षक एवं पढ़ाए गए पाठ के बीच संबंध। तो जो सामाजिकरण होता है उसका जो मुख्य इसमें प्रत्यय दिया गया है वह है समाज के मापदंडों के साथ जो अनुकूलन है, वही सामाजिकरण कहलाता है। विकल्प नंबर पहला हमारा जो है एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम तथा वातावरण जो है एक दूसरे के हैं। जो वंशानुक्रम तथा वातावरण है वो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, समान हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, या एक दूसरे से संबंधित नहीं है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम सही रहेगा। बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो बाल विकास में परिपक्वता सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया?
पावलोव के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, गैसेल के द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। बाल विकास का जो परिपक्वता सिद्धांत है वो हमारा दिया गया है मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड गैसेल के द्वारा। विकल्प नंबर तीसरा हमारा एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है। जो जीन पियाजे जी ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय निर्धारण किया है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है? 2 से 7 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 0 से 5 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो 2 से 7 वर्ष है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का नाम दिया गया है और इस पुस्तक के लेखक को आपको बताना है। स्टडी ऑफ थिंकिंग। स्टडी ऑफ थिंकिंग के जो लेखक पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है? कोहलर, ब्रूनर, स्पीयरमैन या गैसेल। स्टडी ऑफ थिंकिंग जो नामक पुस्तक है इसको ब्रूनर जी ने लिखा है और ये जो लिखी गई है ये 1956 में लिखी गई है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में या चेतना के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान के संदर्भ में यह सही नहीं है कि मनोविज्ञान तर्क के विज्ञान के रूप में है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा। और आत्मा के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में तथा चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है, लेकिन तर्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को संदर्भित नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूढ़ चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? जो मूढ़ चिंतन होता है उसकी अवस्था को किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या युवावस्था। मूढ़ चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। हमारा दूसरा नंबर विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आयु, बुद्धि, कल्पना या उपयुक्त सभी। अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आयु भी है, बुद्धि भी है और कल्पना भी है। इसके साथ साथ हमारा प्रत्यक्षीकरण भी इसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्षीकरण। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है, यह कथन किसका है? एक कथन दिया गया है और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है इसको आपको बताना है। क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, रॉस या जॉन डीवी। क्रो एंड क्रो ने कहा था ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति जो है अधिगम है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्रण के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा टॉलमैन ने, दूसरा है ये गुडवर्थ है मित्रों, वुडवर्थ होगा, गुडवर्थ नहीं है, वुडवर्थ ने, अल्फ्रेड विने ने या साइमन ने। संज्ञानात्मक मानचित्रण के संप्रत्यय का जो वर्णन है वो टॉलमैन ने किया। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। एक कथन है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? बकिंघम, हर्लॉक, हल या गुथरी। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन जो है वो बकिंघम जी का है। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कोई व्यक्ति किन्हीं व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पर कैसा है इसके परीक्षण के लिए किस मापनी का प्रयोग जो है किया जाता है? रेटिंग मापनी, साक्षात्कार, निबंध लेखन या उपयुक्त सभी। कोई व्यक्ति किन्हीं व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पर कैसा है इसके लिए रेटिंग मापनी का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु नियंत्रण घंटे हैं। मतलब आरटीई के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु जो नियंत्रण घंटे हैं वो कितने हैं? 300, 400, 500 या 1000। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम
जो शिक्षण कार्य हेतु घंटे निर्धारित किए गए हैं वो 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। विकल्प नंबर चौथा हमारा एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम विकसित करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना या उपयुक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम विकसित करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये तीनों बातें आती हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न हमारा है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। जो एक अच्छा अधिगम होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? छात्रों की सक्रिय रुचि पर, शिक्षण पर, शिक्षण सहायक सामग्रियों पर या उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा छात्रों की सक्रिय रुचि पर। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। अच्छा अधिगम जो है छात्रों की सक्रिय रुचि पर डिपेंड करता है। मानसिक न्यूनता बाधित बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। जो मानसिक न्यूनता बाधित बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 100, 80 या 70 से कम। मानसिक न्यूनता बाधित बालकों की जो बुद्धिलब्धि है वो 70 से कम होती है। विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी कौन सी विशेषताएं हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, भविष्य के प्रति आस्थावान या उपयुक्त में से सभी। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता तथा भविष्य के प्रति आशावान, ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प नंबर चौथा हमारा एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके कौन से प्रकार हैं? प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक, सृजनशील बालक या उपयुक्त में से सभी। तो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं, वंचित बालक भी आते हैं तथा सृजनशील बालक भी आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर चौथा सही रहेगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि का पास मॉडल प्रतिपादित किया। जो बुद्धि का पास मॉडल है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जेपी दास, अल्बर्ट बंडूरा, थार्नडाइक या पावलोव। बुद्धि का जो पास मॉडल है वो जेपी दास जी के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, विभिन्नताओं के प्रकार हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं उनके कौन से प्रकार हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं, शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता या उपयुक्त में से सभी। तो विभिन्नताओं के जो प्रकार हैं ये तीनों प्रकार हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा, उपयुक्त में से सभी। किस वर्ष तक बालक की सोच समझ की क्षमता शुरू हो जाती है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जो होता है उस स्तर तक पहुँचते बालक की जो सोच विचार की क्षमता है वो शुरू हो जाती है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में शिक्षण के चर हैं। जो शिक्षण के चर हैं वो कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षण के 3 चर होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। विकल्प नंबर चौथा हमारा एकदम राइट रहेगा। कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण से संबंधित कारक जो है वो नहीं है। सामाजिक, भौगोलिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक। कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण यहाँ दिया गया है, वातावरण से संबंधित कारक नहीं है। सामाजिक भी वातावरण से संबंधित है, भौगोलिक भी वातावरण से संबंधित है तथा आर्थिक भी वातावरण से संबंधित है, लेकिन जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य की बात आ जाती है इसका संबंध जो है वातावरण से नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम सही रहेगा। तो ये रहे आज के हमारे मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये वीडियो हमारा जो है आपके पास आसानी के साथ दोबारा पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।